नमस्कार, मैं राकेश परमार। आप आज बंगाल सहित कई राज्यों के चुनाव पर विश्लेषण देखेंगे। विश्लेषण के विशेषज्ञ कुमार श्रीकांत जी हमारे साथ हैं। मैंने उनसे आज निवेदन किया था। विषय रहेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव की घोषणा हुई है। 4 मई को यह पता चलेगा कि सरकार किसकी बनी है। लेकिन उसके पहले जो चुनावी विशेषज्ञ हैं, उनका राय क्या है? बंगाल की नब्ज को समझने वाले कुमार श्रीकांत जो एक पत्रकार भी हैं और बहुत सारे चैनलों के साथ जुड़े हुए नहीं, देश भर में लोगों को पत्रकारिता की पढ़ाई भी कराए हैं और इनके कई विद्यार्थी पत्रकार बने हैं, जो इनको ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं। तो श्रीकांत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले इस घोषणा को आप किस रूप में लेते हैं कि बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव हो रही है? परमार जी, आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल जो 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में वोट पड़ेगा और सीधे फिर 4 मई को उसके रिजल्ट हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए, एक रैली हुई थी ब्रिगेड परेड ग्राउंड है एक कोलकाता में। वहां रैली हुई, उस रैली और आप परेड ग्राउंड ग्राउंड को देखिए, उसको पाटना बड़ा मुश्किल है, यानी कि उसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नरेंद्र मोदी की रैली हुई और नरेंद्र मोदी की रैली में वहां पर सबसे भारी जनसंख्या में लोग थे, और वो जनसंख्या के लोग वो थे जिनको रोकने के लिए वहां के पुलिस कर्मियों ने, वहां की सरकार ने और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियां रोकी, मारपीट की, भगाया, और वहां पर पब्लिक नहीं आने देने की कोशिश की। फिर भी वहां पर सबसे ज्यादा पब्लिक थी और आपने देखा वो पूरा पूरा परेड ग्राउंड जो है भरा हुआ था। लेकिन आज, क्योंकि मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मेरे पास डेटा है, और उस डेटे के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं। और वो डेटा क्या कुछ कहता है, वो डेटा ये भी बताता है कि बंगाल में क्या कुछ होने वाला है और बंगाल में क्या कुछ अहम है, और वो डेटा किस तरीके से जमीनी तौर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पहुंचा रहा है। और ये वोटिंग का सर्वे भी है, और ये कहा जाए कि अभी जमीनी, देखिए, मैंने 3 अलग अलग सर्वे एजेंसियों के सर्वे को कंपाइल करके पूरे बंगाल को समझने की कोशिश की, और वो तीनों सर्वे मेरे पास हैं। लेकिन वो सर्वे कहते क्या है और उसके अंदर की बात क्या है, जरा इसको समझा जाए। यानी कि एसआईआर। श्रीकांत जी, जी मैं बीच में आपको रोकूंगा। ये जो आपका सर्वे और आपका विश्लेषण है, क्या बंगाल के क्षेत्र वाइज है, उम्र वाइज है? सर्वे के आधार पर जरा 2-4 मिनट बोलिए कि यह सर्वे क्या है। आपने कुछ क्षेत्रों को पकड़ा है, जैसे मालदा क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उधर जो मुस्लिम बहुल इलाका वाला क्षेत्र है। तो यह सर्वे का सैंपल का जरा आधार बताइएगा और एज वाइज भी कुछ बताइए, ताकि कुछ समझ हमारे दर्शकों को आवे कि सर्वे का क्या मतलब है। जी, आपने बहुत बेहतर सवाल किया। तो दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सर्वे पूरे बंगाल में हुआ है। 294 सीटों का सर्वे है, सटीक सर्वे है, और ज्यादातर इसमें भाग लेने वाले युवक हैं, जो जिसे आप जेनजी कहते हैं, या फिर वो जो वंश। अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। वो इस तरह पूरे मामले को कैसे दे रहे हो, खासतौर से महिलाएं, जैसे कि सीमांचल की महिलाएं भी इस सर्वे में भाग लिया है। अगर आप राजू बिस्ट की बात करें, या फिर वो पूरा एरिया, या कोलकाता की बात करें, न्यू जलपाईगुड़ी की बात करें, या पूरे बंगाल का ये सर्वे बिल्कुल सटीक है। और इसके पास जो डेटा है वो बहुत बड़ा है। दरअसल वो कुछ बेसिक चीज कह रहा है। दरअसल एसआईआर को लेकर बात की, सर्वे में ये भी पूछा गया, क्या एसआईआर ये जो हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ हाँ, ये, स्पेशल इंटरव्यू। हाँ हाँ, ये लोगों के दिमाग में किस तरीके से उनको नोट करता है, या लोगों को क्या कनेक्ट कर रहा है, या सर्वे किस तरीके से कह रहा है। तो तकरीबन 31% लोग मानते हैं कि सर्वे बिल्कुल सटीक था, सही था, और एसआईआर होना चाहिए था। ये 31% लोग बंगाल के मान रहे हैं। और ये मुद्दों को लेकर भी सर्वे था। और ये मैं एक चीज आपको पहले कर दूं। एसआईआर से पहले तकरीबन 7.66 करोड़, यानी 7 करोड़ 66 लाख लोग थे। और एसआईआर के बाद जो डेटा है वो तकरीबन 7 करोड़ 3 लाख के आसपास के हैं, यानी कि बाकी का माइनस हो गया है।
और जी, पिछले मार्जिन अगर आप देखें वोट्स का, पिछले और इस वाले में मार्जिन देखें वोट्स का, तो जितना माइनस हुआ है उससे 1 लाख कम पर, मतलब 1 लाख कम ही वोट टीएमसी लेकर आई थी। वाह! तो ऐसा यार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बहरहाल आप उसे बेहतर समझ सकते हैं, जिसमें से 58 लाख वोट कटे हैं और अभी भी 60 लाख लोग इस एसआईआर के बाद भी संदिग्ध हैं, जिनकी जांच होगी, जिनकी सारी कुछ होगी और वो फाइनल लिस्ट में किस तरीके से लेकर आया जाएगा उस पर भी बात होगी। लेकिन चलिए मैं अब एक जरा मुख्यमंत्री के काम को लेकर कि जी, सीएम ये को, भी बड़ा ज़रूरी मुद्दा है। हाँ, कि सीएम के काम को लेकर लोग क्या समझते हैं, उसके काम को किस तरीके से लोग अच्छा और बुरा समझते हैं। इसमें तकरीबन 34% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री का काम शानदार है। हुँ, 34% लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री का काम शानदार है। 9.5% लोग कह रहे हैं कि काम अच्छा है। 15% लोग कह रहे हैं कि उनका काम बहुत बेहतर है। और और 17 से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि, मतलब 17% लोग ये कह रहे हैं कि उनका काम एवरेज है। अब रही बात कि आप क्या सरकार बदलना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें है कि क्या आप सरकार को चेंज करना चाहते हैं। इसमें तकरीबन 32% लोग कह रहे हैं कि वो ट्राई कर सकते हैं सरकार को बदलने को लेकर, और जी, 17% लोग ये कहते हैं कि वो सरकार बदलना ही नहीं चाहते। 12% लोग डाइसी हैं और बाकी लोगों ने इस मुद्दे पर जवाब ही नहीं दिया है। अब सीएम के तौर पर चेहरा किसका ज्यादा प्रभावी है, इस पर भी एक सर्वे है। हुँ, वो सर्वे बताता है कि तकरीबन 41% लोगों का मानना है कि ममता एक अच्छी मुख्यमंत्री है और उनका चेहरा सबसे बड़ा है मुख्यमंत्री के तौर पर। और तकरीबन जी, 37% लोगों का यह मानना है कि बीजेपी यानी कि शुभेंदु अधिकारी या दिलीप घोष, इनका चेहरा मुख्यमंत्री के लिए ज्यादा बेहतर है। लेकिन राकेश भाई, तमाम सर्वे बिहार के आते थे और मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा चेहरा, 42% से बड़ा चेहरा लालू के बेटे को कहा जाता था। जी, बिल्कुल, और वही मैं बता रहा 19%, हाँ, 42-43% तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते थे। और महज 19% लोग जो हैं वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते थे। और 7 या 8% लोग मात्र वो जो बांध के हूँ, तो घूमते क्या मुरेठा, है ना, हाँ, हाँ, शिवराज वो सिंह उनको चौहान। मुख्य, हाँ, वो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखते थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो 200 के पार पहुंच गई। एनडीए हाँ, 200 के पार, हुँ, बीजेपी सबसे बेहतरीन पार्टी बन के निकली। हुँ, आरजेडी का सत्यानाश हो गया और जेडीयू ने कितना बेहतर काम किया, ये आपने देखा। तो इस चीज से ही समझिए कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर तो सबसे ज्यादा लोग चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो वोट देते वक्त इन कमेंसी वैसे बनेगी, क्या वो चीजें वैसी बनेंगी। अ हाँ, कुमार सरकार जी, मेरा इसमें एक सबमिशन है। देखिए, पश्चिम बंगाल के मामले में जो जेनज़ी आपने पूछा है, उनको ज्योति बसु का कार्यकाल याद ही नहीं हुआ। सिद्धार्थ शंकर मुख्यमंत्री थे, उनको जानकारी नहीं है और दूसरा किसी का काम नहीं देखा है। जैसे बिहार में था कि लोगों ने लालू प्रसाद का काम देखा था, नीतीश कुमार का काम देखा था, राबड़ी का काम देखा था, तो इससे दिए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई कॉम्पिटिशन में नहीं है, तो वो बहुत रेलेवेंट नहीं है। और मैं एक बात यहाँ और आपको जोड़ूँगा, क्या ये आपका सर्वे का आधार यह भी हो सकता है कि लोगों ने नेगेटिव कमेंट नहीं दिया डर के मारे? क्योंकि मेरा अपना मानना है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक है, जो एसआईआर में सरकारी अधिकारी जा रहे थे और हम लोग चैनलों पर भी जो डिबेट करते थे, तो पत्रकारों से जो लोग कह रहे थे, बड़ी खुशी थी उनको जब बॉर्डर पे लाइन लगती थी ना भागने वालों की, तो वो सब ऐसे इशारा करते जो पाकिस्तान वाला बॉलर करता है, मुँह से नहीं बोलते थे बट ऐसे-ऐसे करते थे। मतलब उनके दिल में बड़ी तसल्ली थी। मुसलमान कह रहे थे कि ये जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सर्वे में देना वोट तो हो भाजपा को, लेकिन बोल रहे हो कि मैं ममता को दूँगा, कहीं डर के मारे कहीं आपने ममता के स्पाई तो ना हो। ये कुछ इस विषय पर रोशनी डालेंगे क्या? ऐसा ऐसा है, ऐसा दरअसल है, क्योंकि देखिए, वोकल उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग वोकल रहते हैं, बिहार में वोकल रहते हैं, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, वो उनसे एक तरीके से रिवेंज वाली पॉलिटिक्स नहीं करती, यानी कि उनको जबरा मारे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन
बंगाल में ये बहुत है। बंगाल में अगर आपने टीएमसी के खिलाफ बोल दिया, कैमरे पे बोल दिया, तो ऑन लैंप रिकॉर्ड पलट बोल मिलेंगे, दिया, तो हाँ, लैंप पलट के मिलेंगे। हाँ, तो लैंप पे लटके मिलेंगे और आपके परिवार के साथ क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही मालिक है। अब जरा गोल टोपी के वोट के लिए आते हैं। बंगाल में तकरीबन 27% गोल टोपी है। बंगाल में तकरीबन 27% गोल टोपी है हाँ, और डिसाइसिव है ये 71 तो, है जी, डिसाइसिव है, ये निर्णायक है। डिसाइसिव है, डिसाइसिव है। ये हाँ, गोल टोपी 27% जो गोल टोपी है, इसमें आप समझिए कि इनका तकरीबन 73% वोट, 73% वोट, 27% जो गोल टोपी है इसका 73% वोट सीधे तौर पर टीएमसी को मिलता है। जी। और जिन गोल टोपियों से हमने बात की या उनसे समझने की कोशिश की कि वो किस पार्टी को अपना वोट देंगे, तो सीधे तौर पर उसमें 73% लोगों का मानना है कि वो टीएमसी में अपना भविष्य देखते हैं और ममता को वो आगे जाकर बड़ा होते हुए, यानी कि बीजेपी को डिफीट करते हुए देखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप ये सोचिए। ओके, अब 71% हिंदू हैं, ठीक है, 2% अदर्स हैं। अदर्स में आप समझ सकते हैं कि पारसी वो, ईसाई भी है, पारसी वगैरह भी हाँ, है। हाँ, बहुत बहुत है। अब बौद्ध भी है। हिंदुओं का वोट प्रतिशत अगर आप समझिए कि हिंदुओं का जो यानी कि जो हिंदू वोटर्स हैं, ये रिलीजन बाय भी एक सर्वे है। तो रिलीजन बाय जो सर्वे है वो सीधे तौर पर बताता है कि जो हिंदू वोटर्स हैं उनमें 51% वोट जो है, 51% लोग जो हैं वो बीजेपी में अपना भविष्य देखते हैं और वो बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। और बाकी का 41% जो है, 51 और 41% जो है लोग, वो टीएमसी में यानी कि ममता के साथ खड़े हैं। दूसरा ये कि ये जो भद्रलोक है जिसे अपर क्लास कहते हैं, अपर क्लास अब बड़े पैमाने पर, खास तौर से बंगाल का जो अपर क्लास है और कोलकाता का जो अपर क्लास है, उसमें एक बहुत बड़ा चंक टूटा है और 63% अपर क्लास वो बीजेपी के साथ जाने का मन बना रहा है। तो ये पूरा सर्वे है और ये सर्वे किस तरीके से चीजों को बता रहा है कि बंगाल में ममता दीदी के लिए अब बड़ी समस्या है, क्योंकि उनका वोट जो उनको टॉप अप करता था, यानी कि आपके पास एक हार्ड वोट है, दूसरा आपको टॉप अप करता है तो आप सत्ता में आ जाते हैं, यानी कि आप 42-43% वोट आपका एनरिच करता है। लेकिन जो टॉप अप वोट है वो तो आपके साथ थोड़ा सा खसक रहा है, लेकिन जो मेन आपका बेस वोट है वो आपसे बहुत दूर जा रहा है। दिस इज ये फाइनल दो बातें मैं सर्वे का आपसे रिपोर्ट। जानना चाहूँगा। जहाँ कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी 70% है, वहाँ का जो 30% गैर मुस्लिम है, क्या आप उनकी मंशा भाप पाए कि वो कहाँ जा रहे हैं? क्या मुसलमानों के डर से मजबूरी में टीएमसी में के कह रहे हैं और देंगे भी, या उनका मतलब है चूँकि मुसलमानों के द्वारा सताए जा रहे तो चाहते हैं कि नहीं, मैं तो हर हाल में टीएमसी को नहीं दूँगा, क्योंकि टीएमसी राम नाम पर अरेस्ट करती है जी, और दुर्गा हाँ, पूजा में अजान करने की इजाज़त देती है। तो क्या वो 30% का मोटो को समझ पाए आप? दरअसल वो 30% हुँ। सीधे तौर पर ये कह रहे कि वो सरिया लॉ अब और नहीं चाहते। बर्दाश्त नहीं कर रहे। बंगाल में मंत्री हैं एक हाकिम हुँ, साहब, हाकिम हुँ, साहब और एक और व्यक्ति जो कुख्यात हुआ, आपको पता है उसने महिलाओं के साथ क्या कुछ किया था। हुँ, उसने हुँ, कहा था कि हमारी आबादी ज्यादा, हम सरिया लॉ के अनुसार चलेंगे। तो वो जो हुँ, 30% आज आबादी है वो सरिया लॉ से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बड़े पैमाने पर नहीं है। अगर आप देखें तो वो सरिया लॉ से बाहर निकलना चाहते हो, सीधे तौर पर वो अपना वोट बीजेपी को देने वाली है, लेकिन वो क्लियर कट नहीं बोल सकती है और ना बोल रही है। श्रीकांत जी, एक प्रश्न और बनता है, पश्चिम बंगाल के कंडेंस में तो बहुत ज़्यादा बनता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता। अब फ्री एंड फेयर की उम्मीद कम है, क्योंकि बेशक चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव नेतृत्व है, लेकिन अधिकारी तो वही है ना जो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी था या कल को चीफ सेक्रेटरी ही बना रहेगा। तो प्रशासन पर तो आज भी टीएमसी के लोग ही काबिज हैं। पुलिस में तो टोटल टीएमसी के कार्यकर्ता पुलिस है, या पुलिसिंग का कार्यकर्ता वो राजनीतिकरण हो गया है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या मोदी से यह चूक हो गई? उनको चाहिए था राष्ट्रपति शासन लगा के एक बार पश्चिम बंगाल के लोगों को फ्री एंड फेयर मतदान करने का राइट देने का? यह कैसा लगा? ये इस पर कुछ डालें रोशनी आप।
देखिए, बंगाल में अब तक जो चुनाव आयोग कर पाया है, ज़्यादातर कर्मचारी जो बंगाल का चुनाव मैनेज करेंगे, करवाएँगे, उनका टीएमसी या फिर कहा जाए कि टीएमसी के कैडर ने, क्योंकि बाहरी लोगों को लाकर, बाहर से कैडर को लाकर बंगाल का चुनाव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और पिछली बार से तिगुना सिक्योरिटी फोर्सेस बंगाल में इस बार चुनाव आयोग लगा रहा है। और बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने 23 और 29 बताया था। 23 और 29 अप्रैल को वहां पर चुनाव होगा और 4 मई को उसके रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, लेकिन जो सबसे निचली जो इकाई है, यानी कि सबसे निचले जो लोग हैं, वो सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि उनको तो चुनाव आयोग चेंज नहीं कर पाया। लेकिन बड़े गाइडलाइंस देने वाले और चीजों को मैनेज करने वाले या चीजों के हिसाब से चलने वाले, या फिर एक जो एक मशीनरी वोट, 2% का मशीनरी वोट जो है वो टीएमसी को मिलता था, क्योंकि वो सरकार कैसे मैनेज करके 2% वोट सरकार वो मशीनरी वो ममता दीदी को दिलवा देती थी। लेकिन वो 2% नहीं जाएगा, हाँ आधा प्रतिशत जरूर जाएगा, लेकिन 1.5% वो वोट जो है कुछ प्री एक तरीके से जो प्री प्लान तैयारी है चुनाव आयोग की या विपक्षी पार्टियों की, वो सीधे तौर पर 1.5% यानी कि 1.5% वोट वो माइनस कर देगा। मुझे अभी इस डेटा में ही लग रहा है। जी। चलिए, मुझे लग रहा है कि कुमार श्रीकांत ने सारे विषयों को बढ़िया से समझा दिया है। मेरा अपना ज़रूर जी। मानना था कि पश्चिम बंगाल के लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं मिला, लेकिन फिर भी अंदर बटन तो आप ही को दबाना है और ममता बनर्जी के 3 कार्यकाल के अगर एक-एक दिन का भी अगर आप याद कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बटन किसके पक्ष में दबाना है। पश्चिम बंगाल की स्थिति हम यहाँ से देख रहे हैं, आप तो वहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि परिणाम कुछ और होगा। बाकी देखते रहिए कुमार श्रीकांत को किसी और विषय पर, जब तक चुनाव रहेगा, विश्लेषण इसी तरह से जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।